दोस्तों ये जो स्क्रीन पर कोटेशन लिखी हुई है ना यार, ये हर एक उस इंसान के लिए है जो कि किस्मत को कोसता रहता है और हर टाइम ये बोलता है मेरी किस्मत में इसलिए ये चीज़ नहीं हुई है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग उसको थोड़ा सा पलट कर देखोगे तो आप लोग को उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीटली बदला हुआ नजर आएगा। बोला गया कि मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, यानी कि आप लोग की किस्मत में यही लिखा हुआ है जो आप लोगों को किसी ने बताया, आप लोगों के हाथ देखकर, आप लोगों के माथे की लकीर देखकर या आप लोगों के पैर का तलवा देखकर, जहां भी आप लोगों ने जिस भी पंडित मौलवी या साधु संत किसी को भी दिखाया, उसने बोला है कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है। पर लेकिन सोचो तो सही, आप लोग जो है फैसला लो, क्या पता आप लोग का फैसला लेने से आप लोग किस्मत ही बदल जाए। यानी कि किस्मत में लिखे हुए फैसले नहीं बदले पर कुछ फैसला तो लो कुछ करने का। ये तो वही बात होगी कि यार मेरी जिंदगी में ना दिक्कतें आनी ही आनी है, ठीक है, ये ना किसी पंडित ने मौलवी ने मुझे बताया था। पर लेकिन ये तो सोचो, अगर आप लोग वही बातें बिल्कुल मानकर बैठ गए हो तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? अगर ये ऐसे ही आप लोगों को मानना है तो फिर तो मानते रहो, कोई मतलब कुछ इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलने वाला है। यानी कि किसी ने बोला है कि मेरा वेट जो है वो इतना ही रहने वाला है, कम नहीं होने वाला है। अब उठ के एक्सरसाइज तो करो, कम से कम अपनी बैलेंस डाइट तो करो। ऐसे थोड़ा ना होगा कि आप लोग सोचोगे और चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो इसी के किसी ने कहा कि मेरा ना गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा ही नहीं। अरे भाई साहब प्रैक्टिस तो करो, फॉर्म तो डालो कम से कम। आप लोग बोलोगे फॉर्म नहीं डालेंगे उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करो, सिलेबस देखो, उठाकर चीज़ों को करना स्टार्ट करो, चीज़ें बदलने लगती हैं अपने आप। पर लेकिन उसमें हम लोग को एफर्ट डालना पड़ता है। तो एफर्ट डालना स्टार्ट करो, फिर रिजल्ट आप लोग के सामने होगा। स्टार्टिंग में हल्का होगा, फिर ज़्यादा होगा, पर लेकिन होगा जरूर। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इस बात की गारंटी जो है वो वीर बाबा देते हैं, ठीक है। यार चीज़ों को करो, ठीक है, जब करोगे ना तो रिजल्ट भी आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, कहने के लिए क्वेश्चन एक है, पर लेकिन कई सारे टॉपिक आप लोग यहाँ पर इसके अंदर कवर हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बात की जा रही है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके चलते मैं कई सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज कराने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है भीमराव अंबेडकर जी, इसी के साथ में जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ABCFD सही आंसर आप लोगों को देना है। ये क्वेश्चन एक है, पर लेकिन इससे बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए पॉइंट जो है वो ध्यान से सुनिएगा और पहले क्वेश्चन का आंसर दे लिया करो, उसके बाद में आंसर देखा करो, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आप लोगों से कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जैसे अगर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के बारे में, आप लोगों को पता ही है सबको, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। इसी के साथ में अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे मैक्सिमम टाइम जहां पर यूनियन लिखा होगा, जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो वहां पर नॉर्मली आप लोग को जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी आप लोग को देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा ठोस ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही होगा, ठीक है। बस एक याद रखने के लिए थोड़ा सा एक तरीके ट्रिक टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने का ये तरीका आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसको उस तरीके से देखिएगा, ओके। जहां पर भी अधिकारों के बारे में बात आएगी ज्यादातर, जैसे कि फंडामेंटल राइट के बारे में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आप लोग को वहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग यहां पर कि पूरे देश को मिलाकर इकट्ठा किया, तो अपने एक तरीके से सबके अधिकारों के बारे में बात की, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज के बारे में सोचा गया जब देश को इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है, ट्राइबल, और इसी के साथ में जो दूसरे एक्सक्लूडेड एरिया हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा देश को यूनाइट किया गया, तो इन सब एरिया के बारे में इनके द्वारा फोकस किया गया ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें, जैसे कि यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन 2 बार लिखे हुए हैं, तो यहाँ ये तो इंपॉर्टेंट ही है, याद रखिएगा आप लोग यहां पर। कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो अगर किस तरीके से यहाँ पर रूल बनने हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, तो ये बताएंगे यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी के बारे में, तो याद रखना कि इन्हीं के हाथ में यहाँ पर इसका बेसिकली एक तरीके से नहीं बोलते हैं कि जो इनके हाथ में इसकी हैंडल दे रखा था कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना है। जब हम लोगों ने घर का प्रेसिडेंट यानी घर का मुखिया किसी को बना दिया है, तो वहां क्या खर्चा होना है और सबके स्टाफ के बारे में जो भी ध्यान रखेगा वो भी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही रखेंगे। तो ये एक तरीके से ऐसी चीजें जिनको आप लोग याद करने का एक कहानी से उसके पीछे बना सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर याद रख पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो और इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैसे फंक्शन करना है यहाँ पर कमेटी का, और इसी के साथ में जो कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये काफी इंटरेस्टिंग है। GV मावलिंकर साहब के बारे में अगर आप लोगों को पता है कि अगर हमारे देश में फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो वो GV मावलिंकर साहब जी थे। तो यानी कि लोकसभा को लेकर चलना है आगे ढंग से, तो यहाँ पर ये हमारे पहले स्पीकर थे।
तो उसका फंक्शन कैसे होना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वहां पर लोकसभा के स्पीकर ही देखते हैं ना। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, मतलब याद करने के लिए इसको इस तरीके से आप लोग कनेक्ट यहां पर कर सकते हैं। अगर वहां पर इनका पूरा नाम लिखा रहे तो कंफ्यूज मत हो जाना, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलिंकर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखिएगा फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1952 1952 से लेकर 1956 1956 तक ये थे लोकसभा के स्पीकर बनकर रहे। स्टेट कमेटी जो है यहाँ पर वो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में थी। इसी के साथ में एक तो होती है मेन कमेटी, उस कमेटी के नीचे भी काम करने वाली कमेटी होती है, तो माइनॉरिटी सब कमेटी उन्हें कहते हैं। जैसे एक तो हो गया इंस्पेक्टर, एक हो गया सब इंस्पेक्टर, तो इस तरीके से यानी कि इंस्पेक्टर के नीचे काम करने वाला। तो यहाँ पर एचसी जो मुखर्जी थे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ में जेबी कृपलानी साहब जो थे वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी है, वैसे मेन अगर बात करें तो आप लोगों को मैंने बता दिया अभी यहाँ पर वो किसके अंडर थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर में थी। पर लेकिन कृपलानी साहब की भी कृपा हुई कि हम लोग को फंडामेंटल राइट जो है उसमें हम लोग को कहीं ना कहीं जगह मिल गई, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग स्टार लगा सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया आसाम का एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड जो एरिया सब कमेटी, तो ये जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट नाम है ये जरूर याद रखना है। इनका नाम है गोपीनाथ बारदोली। तो गोपीनाथ बारदोली का नाम मैंने आप लोगों को वैसे भी पढ़ा रखा है, जब हम लोग रेगुलर डिस्कशन करते हैं नॉर्मल वीडियो के अंदर में, तो मैंने पूरा एक टॉपिक कवर किया था इनसे रिलेटेड जब हम लोगों ने बातें की थी। इनके साथ में कुछ और बातें आप लोग याद रखते हैं, जैसे आसाम के अगर आप लोगों से पूछ ले पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो गोपीनाथ बारदोली साहब जी ही थे, ठीक है। पर लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पर बारदोली, ठीक है, इसके साथ में आप लोग वैसे भी थोड़े से कनेक्टेड हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। हालांकि स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है, पर लेकिन याद रखिएगा वो वही सत्याग्रह है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और उनको सरदार की उपाधि वहां पर दी गई थी। सरदार की उपाधि उनको यहाँ पर इसी बेसिकली स्ट्रगल के टाइम पर दी गई थी। आप लोगों को ये बताना है ये जो स्ट्रगल था किस टाइम था, याद है ना, और किसके द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। तो 1928 में ये स्ट्रगल था, पर लेकिन उपाधि किसके द्वारा दी गई थी ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक और छोटा सा फैक्ट जो आप लोग यहाँ पर ये काउंट कर सकते हैं, जो बारदोली साहब थे यहाँ पर जो आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर थे, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। जी हाँ, 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। अब से पहले यहाँ पर आप लोगों में से कौन यहाँ पर इनके बारे में इतनी सारी बातें जानता था, क्या आप लोगों को पता था? यस या फिर नो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन द आसाम, जो सब कमेटी थी वो थी यहाँ पर एवी, जो यहाँ पर एवी ठाकर साहब, इनकी अध्यक्षता में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन रखना, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, तो ये के एम मुंशी साहब के अंडर में थी। एडहोक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, तो यानी कि फिर से फ्लैग झंडा कौन फहराएंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फहराएंगे, उसके नाम पर आप लोग याद रखते हैं। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। हाउस की कमेटी तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो जैसे सीता माता जो है वो हाउस का ध्यान रखती है, तो हाउस में जो भी चलेगा यहाँ पर उसका ध्यान पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर क्रेडेंशियल कमेटी, तो इसके बारे में बात करें तो ये है इनका नाम है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये टोटल ये कमिटीज हैं। अगर पुराने आप लोग पेपर उठाकर देखोगे कोई ना कोई कमेटी कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछी गई है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग अपने पास में रख लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग तैयार करा दिए, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरी एक स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा लें जितने आप लोग लगा सकते हो। इवन मैच करने के लिए भी कई बार आ जाता है कि हाँ यार इसको इसके साथ में मैच करो, कौन सही है और कौन गलत है, अक्सर स्टेट पीसीएस के अंदर में। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जाम में नहीं बना भी तो भी जो टॉपिक को पूरा मैं आंसर आप लोगों को करूंगा यहाँ पर इसका, उसमें आप लोगों को जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात की जा रही है कि यहाँ पर संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगलों वाला एरिया था वो ट्रांसफर किया गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि यहाँ पर राज्य गवर्नमेंट कानून बनाएगी ओनली, और यहाँ पर राज्य गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ये सारी कहानी जो लिखी हुई है ये संविधान के 7वें शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब यहाँ पर फॉरेस्ट को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर किया? 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन रहे। वीडियो को पॉज कर आप लोग एक बार आंसर दे लीजिए, ठीक है। आंसर क्या होगा मैं आप लोगों को पूरा बताता हूं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ये 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 1976 में।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी कि कई सारे मैटर ऐसे थे जो कि ट्रांसफर किए गए, पहले स्टेट लिस्ट में आया करते थे, पर लेकिन फिर उनको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। रीजन क्या था? रीजन यहां पर यह था कि पहले यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ओनली कानून बना पाती थी इसके ऊपर, पर लेकिन अब ओनली स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहां पर कानून बनाएगी। तो इससे क्या फायदा रहेगा? और कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहां पर काम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसी के चलते यहां पर ये चेंज किया गया था। तो यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये चेंज लाया गया। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, ये सारे जो भी चेंज किए गए यहां पर, ये बेसिकली शेड्यूल कौन सा था? 7वां शेड्यूल था। तो ये भी कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है। इसी के साथ में यहां पर पॉइंट नंबर 3 आप लोगों के सामने ये होगा कि अगर बात करें, एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों को याद रखना है, वो है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A जो है संविधान के अंदर में, ये बेसिकली ओरिजिनली नहीं था। यानी कि मैं बोलता हूं हमेशा आप लोगों को, जिसके सामने कैपिटल लेटर में ABCD लिखा हुआ है, इसका मतलब संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। तो ये 51A के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, और ये जो 51A का भी जो G है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में ही संविधान में ऐड किया गया था। और ये जो था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम लोग स्वर्ण सिंह कमेटी बोलते हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में यहां पर बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश के संविधान में होना चाहिए। तो फिर बोला कि कहां पर रखनी है यार? तो पूछा गया, तो बोला कि आर्टिकल 51A जो है उसमें यहां पर इसको रखना है। मतलब कि पार्ट 4 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्ट 4 का A जो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि आप लोग फॉलो करते हो। और उसी में लिखा हुआ है कि हम लोग को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, और इसी के साथ में जो फॉरेस्ट का जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना है, उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। ये बातें बोली गई हैं इसके अंदर में। तो यानी कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी बना दी कि जंगलों को आप लोग को प्रोटेक्ट करना है। पर आप लोग बोलोगे यार गवर्नमेंट तो बड़ी चालू है, सारी हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, अपने आप तो कुछ कर ही नहीं रही। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नंबर 4 पॉइंट में मैं आप लोग को बताता हूं। अगर बात करेंगे जब आर्टिकल संविधान के अंदर अनुच्छेद, जब आप लोग यहां पर बात करेंगे 48 के बारे में, ठीक है, तो ये अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है। 48 में भी जो A है, यानी कि यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि DPSP के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां पर रखे हुए हैं? ये पार्ट 4 में रखे हुए हैं। कई सारे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि DPSP कौन से पार्ट में है, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में है। तो ये जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये समझिए कि एक क्या ही बोला जाए कि डायमंड है एक तरीके से, बस ये मान लीजिए आप लोग, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं आप लोगों से, और बन भी चुके हैं। तो DPSP जो है वो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलती है। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी यहां पर फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करे। यानी कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है भाई साहब आप लोगों को भी। तो ये मुद्दा यहां से निकल कर आता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि आप लोगों को यहां पर गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, सिटीजन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। और पहले स्टेट लिस्ट में था, अब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, तो सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगे फॉरेस्ट को लेकर। ये भी आप लोगों को यहां पर नजर आ गया। तो यानी कि हर एक लेवल पर हम लोगों को इसके लिए काम करना है। हमारा संविधान हम लोगों को ये काम करने के लिए बोलता है। उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन इनको कर दिया गया है बकायदा, अलग अलग आर्टिकल देके, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 48। तो ये है पूरा एक टॉपिक जो कि कईयों बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर आई होगी। कोई कल को पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आया कि समझ में नहीं आया? तो इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक को कवर करना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2008 में यूपीएससी के अंदर पूछा गया। यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है जिसने अंग्रेजों के द्वारा जितने भी लालच दिए उनको सबको ठोकर मार दी। नाम क्या है यहां पर उनका बताइए। बात की जा रही है, रिजेक्ट किया उनके द्वारा टाइटल जो नाइटहुड की उपाधि थी, और रिफ्यूज कर दिया पोजीशन लेने से काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। मोतीलाल नेहरू जी, एमजी रानडे जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, या फिर बीजी बाल गंगाधर तिलक जी। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ABCFD। तो ये आप लोग को बताना है। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर यहां पर C, यानी कि वो पर्सनैलिटी थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है वो याद रखिएगा। ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं, जो कि यहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा खुद एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो उनके पॉलिटिकल गुरु जी कौन है? वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी। पर लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी के अगर आप लोगों से पूछे गुरु जी कौन है, तो ये याद रखिएगा वो थे MG रानडे। ठीक है,
तो एमजीआर से आप लोग याद रखें ना, वो इनके यहाँ पर बेसिकली गुरु थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके चलते मैं कुछ और बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा जहां से आप लोग कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। कुछ बेसिक चीजें गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था ये 1866 में इनका जन्म हुआ था। 1866 में कहां पर, आज के दिन में आप लोग उसको महाराष्ट्र बोलते हो, पर लेकिन उस टाइम पर वहां पर उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला करते थे, जो कि आज के दिन में महाराष्ट्र आप लोग बोलते हो। तो इनका जन्म हुआ था यहां पर, जो कि एक बड़ा रोल प्ले किया गया इनके द्वारा। खासकर अगर बात करें कॉलोनियल टाइम पर भी, तो काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। मोरले मिंटो रिफॉर्म जब आए 1909 के, 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आए, तो उसमें इनके द्वारा भी की रोल प्ले वहां पर किया गया था। मॉडरेट ग्रुप से निकल कर आते थे यहाँ पर, जो कि कांग्रेस के अंदर में दो ग्रुप थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो ये मॉडरेट ग्रुप से निकलकर यहाँ पर आते थे। 1907 में जब सूरत सेशन का स्प्लिट हुआ, बेसिकली सूरत सेशन के अंदर में मॉडरेट और जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बीच में, तो उस टाइम पर यहाँ पर कुछ झड़प देखने को मिली थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के बीच में, और एक साइड में आप लोगों को लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जी, तो ये एक साइड में आप लोग यहाँ पर देखने को मिले थे। तो यहाँ से भी काफी बातें इनके बारे में आप लोगों ने सुनी होगी, तो यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। अगर पूछा आप लोगों से यहाँ पर कि सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी ये किसके द्वारा यहाँ पर स्टैब्लिश की गई, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी 1905 में, सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये बेसिकली एजुकेशन को एक्सपेंड करना चाहते थे यहाँ से, जिसके चलते इनके द्वारा यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। कल को अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना। वैसे एक और छोटा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जो गांधी जी हैं उनके द्वारा एक किताब लिखी गई गुजराती के अंदर में, डेडिकेटेड टू द बेसिकली गोखले जी को। उसमें बोला गया था बेसिकली धर्मात्मा गोखले, ठीक है। तो धर्मात्मा गोखले जो टाइटल दिया गया यहाँ पर, तो पूछेगा कोई तो यहाँ पर वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, यानी कि अपने गुरु जी को समर्पित करते हुए इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये कुछ ऐसी बैकग्राउंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी कि आगे अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को ये रहेगा कि अच्छा यहाँ से यार हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है 2016 में आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। रीजन ये था कि 2015 में ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी, तो 2016 में क्वेश्चन पूछना आप लोगों से बनता है। पर लेकिन फिर से यहाँ पर अभी ये न्यूज में आ रही है 7 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट की गई है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से रिसेंटली अभी इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। अटल पेंशन योजना, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया कि इट इज ए मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम, जो कि मेनली टारगेट करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को, यानी कि वो एरिया जो कि असंगठित एरिया है, जहां पर जैसे रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, सड़कों पर सामान बेचने वाले लोग, इस तरीके से संडे बाजार में जाने वाले लोग, तो ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, ये बोला गया कि ओनली 1 मेंबर यहां पर ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट बोला कि सेम अमाउंट पेंशन जो होगा यहाँ पर वो बेसिकली स्पाउस को दे दिया जाएगा अगर जिसने सब्सक्राइब कर रखी है उसकी डेथ हो जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी, ये आप लोग को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो अटेम्प्ट कर लिया, अब आंसर देखिए। आंसर यहाँ पर सी है। सी का मतलब यहाँ पर है कि 1 और 3 सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऐसा नहीं कि एक ही फैमिली का मेंबर यहाँ पर ले सकता है, आप लोग चाहो तो कोई भी यहाँ पर इसको ले सकता है। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए। एक पुअर सोसाइटी का एरिया का इंसान होना चाहिए, खासकर अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित क्षेत्र का इंसान होना चाहिए। एक तो ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो स्कीम एडमिनिस्टर की जाती है, तो यहाँ पर पेंशन फंड जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर इसको बेसिकली मैनेज करने वाली है, और ये नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ये इंप्लीमेंट की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो है 18 से 40 साल का एज ग्रुप यहाँ पर इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जब एक बार सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने और इसमें पैसे आप लोगों ने डालने स्टार्ट कर दिए, फिर 60 साल की उम्र जिस दिन भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आप लोगों को 1000 से लेके 5000 तक का आप लोगों को यहाँ पर जो है वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी 60 साल के बाद में। पर डिपेंड कैसे करेगा, 1000 मिलनी है 5000, जितना पैसा आप लोग डालोगे इस स्कीम के अंदर में जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से, तो आप लोगों को यहाँ पर उसी हिसाब से फिर पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर बेसिकली हस्बैंड या फिर वाइफ की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो एक दूसरे को ये स्कीम मिल जाती है। हस्बैंड ने सब्सक्राइब कर रखी है तो वाइफ को मिल जाएगी, और वाइफ ने कर रखी है तो हस्बैंड को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इस तरीके की स्कीम है यहाँ पर, ताकि लोग जो है वो इंश्योरेंस लेना पसंद करें। कई बार ऐसी स्कीम बनाई जाती है पेंशन के लिए, वहां पर पैसा डालना स्टार्ट करें,
तो जनता का पैसा जो है वो बेसिकली सही डायरेक्शन में जो चैनलाइज करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी स्कीम्स के थ्रू। तो ये स्कीम थी 2015 की, पर लेकिन क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, पर रिसेंटली अभी न्यूज में, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये मत बोलना कि यार ये तो इतनी पुरानी स्कीम है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ओके। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पहले भी पूछा जा चुका है 2020 में और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये बोलेंगे कि यार इतने पुराने क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। तो ये है बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये जो स्कीम थी 1993 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो आप लोग अगर बोलो कि यार 1993 की स्कीम है, 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आगे भी यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये न्यूज में रहती है, कभी किसी रीजन की वजह से तो कभी किसी रीजन की वजह से। पर हाँ, अगर स्कीम के बारे में आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, आखिर क्या मुद्दा है पूरा समझ लेते हैं। पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं और आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, देखता हूं किस किस को याद है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड है, ये बोला गया कि यूज करना चाहिए ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इनका ढांचा बनाने के लिए इसको यूज करना चाहिए, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर जो फंड है, यहाँ पर इसके अंदर में जो आता है, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के भी एक तरीके से उनके फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए यहाँ पर। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, ये जो सैंक्शन किया था जिस ईयर में, अगर वो यूज नहीं किया गया तो बोला गया कि कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल में इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट में बोला है कि डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी जो है वो इंस्पेक्ट कर सकती है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द ऑल जो भी यहां पर वर्क किया गया है इस स्कीम के अंदर में एवरी ईयर, उसका इंस्पेक्शन यहां पर कर सकती है, देखने के लिए सही जगह पैसा जा रहा है फिर नहीं जा रहा है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर बताइए आप लोग, ए बी सी एफ डी, आप लोग के हिसाब से सही आंसर क्या है? तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, देखते हैं सही आंसर कौन देता है। पूरा एक स्कीम आप लोग की कवर करा दूंगा, पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। आंसर क्या है? आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट यहां पर डी सही है, 1, 2 एंड 4, यानी कि थर्ड गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बोला गया कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो स्कीम के बारे में, अगर मैं पैसे के बारे में आप लोगों से बताऊं, टाइम टू टाइम यहां पर चेंज होते रहे। जैसे स्टार्टिंग में जब ये स्कीम स्टार्ट की गई 1993 से 1994 में, तो उस टाइम पर इस स्कीम के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, 5 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि टोटल मिलाकर 5 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 लाख रुपए 5 साल में यहां पर मिलेंगे बेसिकली इस स्कीम के थ्रू। फिर यहां पर लगा कि यार ये काफी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो फिर यहां पर 1998 में और 1998 में और 1999 में, ठीक है, ये जो है इसके अंदर ये जो 5 लाख से सीधी जो छलांग लगाई वो 2 करोड़ कर दिए। 2 करोड़ मतलब 5 साल में, यानी कि 10 करोड़ रुपए, यानी कि यहां पर 10 करोड़ रुपए ये खर्च कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बदला, लगा कि यार ये भी काफी नहीं है पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं उनके लिए, अब और ज्यादा थोड़ा देना चाहिए। फिर आगे चलकर यहां पर पहुंच गई बात 2011-12 में। 2011-12 में ये 2 करोड़ को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया, यानी कि 5 करोड़ में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 करोड़ हो गया, यानी कि 25 लाख जो दिए जाते थे अब ये 25 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर जो है उसको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं 5 साल के अंदर में, जो कि वो खर्च कर सकता है, जहां पर उसको ऑथोरिटी है वहां पर वो खर्च कर सकता है। तो ये जो स्कीम है स्टार्टिंग में जब लॉन्च की गई 1993 में, तो लगा कि ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत गांव वाले एरिया में है, तो इसलिए गांव वाले एरिया में यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर डाल दिया गया। पर लेकिन फिर लगा यार रूरल डेवलपमेंट में थोड़ी ना गांव में डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट तो कहीं भी किया जा सकता है, तो लगा ये मिनिस्ट्री गलत है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ही नहीं रखना था इसको, तो यहां से मिनिस्ट्री से छीन लिया इसको। फिर यहां पर आगे चलकर इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर डाल दिया। तो ये काम कब किया गया? ये काम नेक्स्ट ईयर ही कर दिया, ज्यादा देर नहीं करी। अच्छे इंसान जो होते हैं ना वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो 1993 में बनाई, 1994 में इसके अंदर पहुंचा दी, बोला गलत जगह डाल दी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्कीम जो है किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर लॉन्च की गई थी? तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे वो थे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अध्यक्षता में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसके चलते यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर अपने एरिया में कोई भी एसेट्स वगैरह को डेवलप करने के लिए ये यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब ये कैसा फंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट में भी आप लोगों से दे रखा था। ये एक तरीका नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल फंड मतलब अगर यहां पर 5 करोड़ रुपए इस साल में दे दिए गए हैं,
इस साल इंसान ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 3 करोड़ रुपए बच गए हैं, फिर अगले साल 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, इसका मतलब 3 करोड़ पहले भी बचे हुए हैं, इस इंसान के पास में 8 करोड़ रुपए हो गए। अब इसने यहां से क्या किया, यहां से इसने खर्च कर दिए 7 करोड़ रुपए, अब 1 करोड़ रुपया बच गया, अगले साल फिर 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 1 करोड़ मिलकर 6 करोड़ हो गए। अब की बार इसने ओनली 1 करोड़ रुपए खर्च किया, अगले साल 5 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ पहले के बचे हुए हैं, तो 10 करोड़ हो गए। तो इस तरीके से ये स्कीम काम करती है, ये फंड जो है वो लैप्स नहीं होता है, तो नॉन लैप्सेबल फंड है यहां पर ये। और जो इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी होती है वो होती है डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि कल को जो आप लोग जाकर बैठोगे डीएम की गद्दी पर, तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे। इसीलिए कहते हैं कि सांसद जो होते हैं उनकी काफी साठगांठ रहती है डीएम के साथ में, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी रहता है, जिसकी वजह से इतनी गांठ साठ रहती है दोनों के बीच में कि कैसे इसको खर्च करना है और कैसे यहां पर इसके ऊपर नीचे करना है, अगर करप्शन भी कर रहे हैं तो। इसीलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डीएम जो होते हैं अक्सर पॉलिटिशियन के चलते चलते यहां पर फंस जाते हैं कि कोई पॉलिटिशियन अगर जेल में गया उसके साथ साथ में 2-3 डीएम भी जेल में पहुंच लेते हैं, तो ये इस यहां से कहानी निकल कर आती है। तो ये कहानी अगर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होगी तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट स्कीम आप लोगों की कवर करा दी, इससे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एग्जाम में अगर ढंग से क्लियर करके नहीं जाओगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। और यूपीएससी के द्वारा 2015 में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। तो ढंग से एक एक स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से एक एक पॉइंट, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी दिक्कत न रहे इस क्वेश्चन को लेकर। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। बोला गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जो बजट को प्रिपेयर करने के लिए। पहली स्टेटमेंट ये बोली गई है जो कि आगे चलकर पार्लियामेंट में रखा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ, यानी कि कोई भी अमाउंट आप लोग नहीं निकाल सकते कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि जो भारत के जो अंदर जो फंड बनाया गया है, जो जिसको आप लोग संचित निधि बोलते हैं, उससे कोई भी आप लोग फंड नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारी संसद की अनुमति न मिले। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो भी यहां पर एक तरीके से जो भी पैसा यहां पर निकाला जाता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट जो रहता है उससे, तो आप लोगों को पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर दी गई है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 2 और डी में बोला गया 1, 2, 3। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, बहुत ही दिमाग लगा के, ताकि कहीं ना कहीं इंसान जो है वो अटक ही जाए। नॉर्मली अगर आप लोगों को कॉमन सेंस आप लोगों ने कई बार यूज करते हुए न्यूज भी अगर सुनी होगी तो उसमें भी कई बार कवर कर देते हैं कि कौन जो है जो बजट प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट प्रस्तुत नहीं करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट गलत होती है, ये दोनों चलेगी। बजट प्रस्तुत करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अच्छी बात क्या है, इंटरेस्टिंग जो कि कंफ्यूजन में डालने वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दोनों के दोनों आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइए। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग कोई भी यहां पर इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बजट के जो भी लेक्चर हैं वो आप लोग जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं और मैंने भी आप लोगों के यहाँ पर ये कवर कराए थे। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को उसको लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाया करते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये क्लियर होगा तो आप लोग उसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो इसलिए कहता हूं कि बेसिक चीजें आप लोगों को कवर करके जानी ही जानी है। ठीक है। और बजट के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोग और भी याद रखते हैं। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है और ये आर्टिकल हमारे संविधान में 112 में लिखा हुआ है, यानी कि बजट शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है संविधान के अंदर में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया कि कोई भी फंड जो है वो यहां पर नहीं निकाला जा सकता है बेसिकली किसकी हेल्प के बिना। बेसिकली ये है पार्लियामेंट की एक तरीके से हेल्प के बिना। जो बजट होता है उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो वहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके चलते आप लोग चीजों को याद भी रख पाएंगे कि हाँ भाई साहब यहां पर आप लोगों को अगर पैसा निकालना है तो यहां पर आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ेगा, और पार्लियामेंट के अंदर भी यहां पर जाएंगे तो कौन सा आर्टिकल का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो मैं आप लोगों को आर्टिकल बता रहा हूं जो आप लोग याद रखते हैं। कंटिजेंसी फंड, जिसको आप लोग अकस्मात फंड बोलते हैं, कोई भी दिक्कत पड़ गई कहां पर इमीडिएटली फंड निकालना है तो पार्लियामेंट के पास में थोड़ी ना जाएंगे फंड निकालने के लिए, नहीं। तो आर्टिकल 267 यानी कि 267 बोलता है कि फंड निकाल लो और बाद में बातें करते रहेंगे। ठीक है। अब बाद में इसके अंदर ला के डाल देना। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको सीएफआई आप लोग बोलते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 266 में यहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में कि नीड रहेगी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए। तो जो भी आप लोगों से टैक्स वगैरह जो इकट्ठा किया जाता है ना, हम लोगों से टैक्स इकट्ठा करें, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, ये सारा इकट्ठा होकर इस फंड के अंदर जाता है।
तो यहाँ पर ये इस फंड के अंदर इकट्ठा होता है। इसी के साथ में जैसे गवर्नमेंट कहीं से बाहर से उधारी ले रही है, फॉरेन से जो एक तरीके से बाहर से जो उधारी ली जाती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये IMF, इन सबसे उधारी ली जाती है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि आगे चलकर लोन ले लिया तो लोन लेकर रिटर्न भी करना पड़ेगा। अब रिटर्न करना है तो भाई साहब वो फिर से आप लोगों को यहाँ पर पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 266 यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर लेकिन पब्लिक अकाउंट के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत होगी। तो आंसर इसका सी हो गया, यानी कि ओनली 2 सही है। तो एक अच्छे लेवल का और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां पर बनाया गया, जो कि आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो इसका आंसर आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसी न्यूज है जिसने पूरे देश के अंदर बेसिकली काफी ज्यादा खलबली मचाई जब ये न्यूज निकल कर आई कि केरला के अंदर एक लड़की थी जिसकी डेथ हो गई है, और वो 16 साल की लड़की थी, उसकी डेथ हो गई बेसिकली बाहर का खाना खाने की वजह से। कुछ ऐसा कोई चिकन सोमा वगैरह कुछ था जो कि उसके द्वारा खाया गया, तो उसकी डेथ हो गई बेसिकली किसकी वजह से? सगेला बैक्टीरिया की वजह से। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसके बारे में, तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो सगेला जो बैक्टीरिया है इसके बारे में बात की जा रही है कि सगेला इज ए बैक्टीरियम दैट बिलोंग टू द, ये है बेसिकली एंट्रोबैक्टर फैमिली। दूसरा बोला गया है ऑल ऑफ विच कोज द डिजीज इन द ह्यूमन, यानी कि जो भी इस फैमिली के मेंबर हैं वो सारे बीमारी करने का काम करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो आंसर बताइए, फिर आंसर देखिएगा। आप लोगों ने डिटेल में सुना भी था। आंसर है यहां पर इसका ए। आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी परिवार के अगर सारे भी बदमाश मेंबर होंगे ना फिर भी एक मेंबर ऐसा देखने को मिलेगा जो कि दिल का बड़ा ही अच्छा होगा। खासकर अगर आप लोग बात करें, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, सनी देओल की मूवी है जिसका नाम है घातक, ठीक है। घातक में वो सारे के सारे हरामी पीस रहते हैं, कातिया के जो भाई रहते हैं, ठीक है। पर लेकिन उसका जो साला रहता है वो फिर भी बेचारा सीधा रहता है, ठीक है। तो वो चाहता है एक तरीके से कि इनका सर्वनाश हो जाए, वो चाहता है एक तरीके से ये जो है धरती पे से खत्म हो जाए तो वो एक तरीके से फैमिली का मेंबर अच्छा है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना, किसी भी फैमिली के मेंबर है सारे खतरनाक नहीं होंगे, कोई ना कोई अच्छा होगा। तो यहां पर ये बोला गया कि एक तरीके से सारे खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये हमारी आंत के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेनली आंत को अफेक्ट करते हैं यहां पर। तो नॉट ऑल ऑफ विच कोज द डिजीज, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, तो यहां पर कुछ ही हैं जो कि यहां पर ये खतरनाक माहौल क्रिएट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है, ये यहां पर एंट्रोबैक्टर फैमिली के हैं, और जिसकी वजह से केरला में अभी यहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो इसके चलते क्या हमको सीख मिलती है? सीख हमको ये मिलती है कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका प्रिवेंशन ही हम लोग कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योर नहीं होता है। हाथ वगैरह धो, वो सारी चीजें ये आप लोग देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए ये कैसा है बेसिकली, यहां पर ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है? सगेला बोल देंगे। तो सगेला जो है ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो सगा बेटा सगेला बैक्टीरिया, इस तरीके से आप लोग याद रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये बेसिकली बायो के अंदर, यानी कि बायोलॉजी के अंदर में जो साइंस वाली कैटेगरी होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहां पर काफी ज्यादा रिसेंटली न्यूज में आ गया है, और इसके बारे में आप लोगों को चीजें पता भी होनी चाहिए। तो पूरा टॉपिक काफी अच्छे से कवर कर लेता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। बोला गया कि जूट जो है वो प्राइमरली किन एरिया में उगाई जाती है? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी, ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारा डिटेल में कवर करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे। एक एक कर पॉइंट देख लेते हैं। आंसर क्या हो गया? पहले तो आप लोग ये देखिए, आंसर इसका ए हो गया, यानी कि कहां पर ये उगाया जाता है? तो नॉर्मली आप लोग आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, ये मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोलूं तो वेस्ट कोस्ट पर नहीं, ये ईस्ट कोस्ट पर उगाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमन सेंस भी आप लोगों को यूज करनी है तो ईस्ट कोस्ट पर देखने को मिलेंगे इंडिया के, ना कि वेस्ट कोस्ट पर, यानी कि वेस्टर्न घाट पर नहीं, ईस्टर्न घाट पर ही आप लोगों को नजर आएंगे। इतना तो कॉमन सेंस आप लोग याद रखिए होगे कम से कम, ठीक है। कल को अगर क्वेश्चन पूछ लिया है, हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में जो बेसिकली जूट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। हमारी कंट्री जूट प्रोडक्शन में लार्जेस्ट नंबर पर आती है, पर लेकिन रियलिटी में यही है कि हम लोग लार्जेस्ट नंबर पर आने के बावजूद भी जो इतना एक्सपोर्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं। यहां पर हमारे देश से कहां पर एक्सपोर्ट होता है? तो यूएसए, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, यह है जहां मेन हमारे जूट को बाय करते हैं, ठीक है। जूट जो है वो प्राइमरली बोला गया मैंने वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, ये राज्य है जहां पर जूट उगाया जाता है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनता है कि वेस्ट बंगाल जो है वो अकेला यहां पर 84% जूट जो है वो आप लोगों को यहां से निकल कर आएगा, ठीक है। बाकी का बचा कुचा आंध्र प्रदेश, ये आप लोगों को 10% देखने को मिलेगा। उन्हें कहते हैं एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, आधे में गांव और आधे में राम। तो आधे में तो ये और बाकी में सब, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया जो है अगर बात करें उसके अंदर तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
जबकि बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन के लिए तैयार कर चुका है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखते हैं उसको भी। यहाँ पर बात की जा रही है जूट के बारे में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये बताना कब इसका क्रिएशन किया गया था। FAO का क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में। बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इंडिया जो है वो लीडिंग एक तरीके से लीड करता है 3/4 ऑफ द ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट, ठीक है। जबकि बांग्लादेश जो है 7% ओनली, ठीक है, एक्सपोर्ट के मामले बात करें। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया दोनों है, और डी बोला गया कोई सा भी नहीं है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर यहाँ पर देता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोड्यूस सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन करता है? वो हमारा देश करता है। और इंडिया जो है वो अकाउंट करता है ओनली 7% एक्सपोर्ट, जबकि हम लोग सारा कंज्यूम कर लेते हैं। और बांग्लादेश जो है 3/4 एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश करता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक टॉपिक आप लोगों को लगभग कवर करा देते हैं। क्वेश्चन कल को पूछ ले जाए आप लोगों के माइंड में, तो इसको लेकर क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों ने ढंग से इसको समझा होगा। अक्सर जो है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती है कि क्रोनिक हंगर क्या है और यहाँ पर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी क्या है। तो ये दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। तो आप लोगों को ये बताना है कि इनकी डेफिनेशन जो लिखी गई है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो सही बताना है, गलत बताना है। क्या है यहाँ पर? ये क्रोनिक हंगर में ये बोला है कि जो पर्सन है वो इनेबल टू कंज्यूम द एडुकेट फूड, यानी कि उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, और उसकी जो लाइफ और जो लाइवलीहुड है, यानी कि उसकी जिंदगी और जो भी यहाँ पर उसका जो भी आजीविका है वो यहाँ पर खतरे में पड़ जाती है। तो यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्यूट फूड के अंदर बोला गया कि इनसिक्योरिटी है पर्सन की अनेबल टू कंज्यूम द फूड ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि नॉर्मल लाइफ जो नहीं जी सकता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, और डी बोला गया नन ऑफ द अबव। अगर ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे तो यहाँ पर कई बार स्टेटमेंट भी डायरेक्ट दे दी जाती है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा, यानी कि क्रोनिक हंगर का मतलब है कि इंसान के पास में इतना भी नहीं रहा है। वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है कि इनसिक्योर हो गई हैं चीजें, इतना भी नहीं है कि यहाँ पर इसकी जिंदगी भी ठीक से चल पाएगी, ठीक है। क्रोनिक हंगर में यानी कि लंबे समय तक लगातार यहाँ पर जो इंसान है वो भूखा रहना पड़ जा रहा है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो आंसर डी है, दोनों एक दूसरे के क्रॉस में आंसर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो काफी डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था मैंने कि गरीबी मिटाने के लिए कई सारी स्कीमें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मनिर्भर बाजार रोजगार योजना, भारत रोजगार योजना, इसी के साथ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3, ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिली थी। और एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी और क्रोनिक हंगर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और अगर लिखने के लिए भी आए कहीं पर तो आप लोग इनको आंसर राइटिंग में भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बातें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग भी और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। बात की जा रही है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट जो फूड क्राइसिस, यानी कि जो ग्लोबल नेटवर्क है अगेंस्ट फूड क्राइसिस वो किसके द्वारा फंडेड किया जाता है, ये पता लगाता है कहाँ कहाँ पर कितनी भुखमरी है, उसके बारे में आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेके आता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी में बोला गया यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी में बोला गया यहाँ पर यूरोपियन यूनियन। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोग यहाँ पर बताना है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आप लोग बताइए। तो सही आंसर इसका डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि जब फंड के बारे में बात करते हैं तो फंडेड किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने बेसिकली थोड़ा ध्यान से चीजों को देखा होगा, जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं तो पहला गोल है वो है बेसिकली बात करता है गरीबी को, यानी कि पॉवर्टी को मिटाना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 2 जो है वो सीधा सीधा बात करता है भुखमरी को मिटाना है। तो यहां पर हंगर को एंड करना है, और यही बात बोली गई थी 2030 तक का इसके ऊपर काम करना है। पर लेकिन कोविड-19 ने इन चीजों को खतरे में डाल दिया कि आने वाले टाइम में पता नहीं ये हो पाएंगी या चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ग्लोबल इनिशिएटिव जो है यहाँ पर अगर बात करें फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है
ये को स्पॉन्सर किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। देखिए इनका बेसिक पर्पज ये होता है कि जहाँ पर लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान में दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है, इसी के साथ में म्यांमार में दिक्कतें देखने को मिली, या फिर अगर बात कर लीजिए यमन में जब यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा अटैक किए गए तो वहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। तो ये अलग अलग एरिया है जहाँ पर कई बार दिक्कतें निकल कर आती है और प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका की भी कहानी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ध्यान रखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें निकल कर आ रही हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए याद भी होगा अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को यहाँ पर 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वो यहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आप लोगों को इटली यानी कि एक तरीके से रोम के अंदर आप लोगों को इटली के अंदर देखने को मिलेगा। 1961 में इसको बनाया गया था, ठीक है। याद रखना चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था, उससे 1 साल पहले इसको बना दिया गया था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे उसके हिसाब से याद रखना। इसके पापा कौन है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि जो UNGA जो है वो इसके पापा आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि इस टॉपिक से आप लोग निकाल सकते हैं और क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो उनका आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक थी, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी है, चलो एक क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कल को क्वेश्चन अगर बन जाए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज किस साल में मिला? 18, 19, 20 या फिर 21? ये आप लोगों के सामने आंसर है। तो आंसर आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आंसर यहाँ पर सी है और कुछ पुराने भी यहाँ पर जो नोबेल प्राइज विनर है पीस के फील्ड में यहाँ पर बताए गए। जैसे मैंने बताया था कि 2018 डेनिस जो मुक्वेबे और नादिया मुराद, इनका नाम जरूर याद रखेगा क्योंकि ISI से रिलेटेड है यहाँ पर। ये इंटरनेशनल कैंपेन टू द एबोलिश वेपन, ये भी याद रखेगा। अबे अहमद काफी ज्यादा न्यूज में, इथोपिया फिर से, क्योंकि यहाँ पर शांति हो नहीं रही है पर लेकिन शांति बनाए रखने के लिए दिया गया था। 2014 का तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिक्स कर यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था। लेटेस्ट अभी यहाँ पर किसको मिला है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को अटेम्प्ट कर सको, एग्जाम में कंफर्टेबल फील कर सको। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में, ठीक है, बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली क्रिएट किया गया था 1986 में। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर जो प्राइज है वो प्रेजेंट किया जाता है अक्टूबर में और ये बेसिकली UN वर्ल्ड फूड डे के रूप में दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज ऑफ द फूड एंड द एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन, उनको सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया था 1987 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार न्यूज में रहता है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। सही आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो फूड के बारे में क्वेश्चन है, अभी फूड के बारे में हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो सही आंसर यहां पर क्या है बताइए, सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका डी यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। समझ लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये बेसिकली नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिनको द्वारा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बुलाया था वर्ल्ड में। तो ये है नॉर्मन ई बार्लो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो नोबेल पीस प्राइज इनको 1970 में मिला था, ठीक है, जो इनके द्वारा ये काम किया गया। इसके लिए इन्हीं के नाम पर यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो 1986 में क्रिएट किया गया, जो कि यहाँ पर एक तरीके से इसको कैसे लेकर चलें तो ये डिसाइड किया गया। और UN का जो वर्ल्ड फूड डे है उस दिन 16 अक्टूबर को यहाँ पर इसको देने के लिए स्टार्ट किया गया। नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां से निकलकर बेसिकली इसको बोला जाता है एज ए, यानी कि एक तरीके से नोबेल प्राइज के तरीके से इसको देखा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर के फील्ड में। हमारे देश के जो साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन साहब जो हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बुलाया था, उनको 1987 में ये पहली बार ये देश में प्राइज मिला और ये इन्हीं को मिला था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा बन सकता है कि जो वर्ल्ड फूड डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये अभी आप लोगों को बताएं। यहाँ पर इसी दिन ये प्राइज भी आप लोगों को मिलता है, तो 16 अक्टूबर ये यहाँ पर इसका आंसर है। तो आंसर इसका ए हो गया। इस तरीके से समझिएगा इसको। थोड़ा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा जो मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया भी है और क्वेश्चन भी बनने के चांसेस आप लोगों से हो सकते हैं। लेटेस्ट अभी ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये किस पर्सनैलिटी को मिला है, जो लेटेस्ट अवार्ड अभी मिला है, ये मैंने डिटेल में टॉपिक आप लोगों से कवर किया था। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखता हूं सही आंसर कौन देता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है बोला गया कि किस किस के बीच में यहां पर लड़ी गई थी, तो महाराणा प्रताप अकबर हेमू, बाबर इब्राहिम लोधी और बाबर राणा सांगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर? A B C F D। तो बताइए, फिर मैं आप लोग एक्सप्लेन करता हूं। सही आंसर है यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर आंसर इसका 1 यानी कि फर्स्ट सही देखने को मिलेगा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये लड़ी गई थी बेसिकली 1576 में। ये जो बैटल थी यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट लड़ाई थी, जो कि राणा ऑफ मेवाड़ जिनका नाम था महाराणा प्रताप
और इसी के साथ में यहाँ पर अकबर की साइड से यहाँ पर जो लड़ रहे थे उनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, मानसिंह ऑफ अंबर। मानसिंह ऑफ अंबर जो थे वो बेसिकली अकबर की साइड से यहाँ पर लड़ रहे थे, उनके द्वारा फोर्स को लीड किया जा रहा था और ये लड़ाई आप लोगों को देखने को मिली थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो ये जो लड़ाई थी इसमें जो हमारे महाराणा प्रताप साहब जो थे वो हार गए थे और यहाँ पर अकबर की सेना जो थी यहाँ पर मानसिंह की सेना, यानी कि आप लोग मानसिंह फर्स्ट बोल सकते हैं, उनकी सेना जो थी यहाँ पर जीत गई थी। और यहीं से आप लोगों को देखने को मिलता है जो महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है चेतक, उसका आप लोगों ने शोर गाथाएं सुनी होगी, वो यहीं से ही निकल कर आती हैं। तो उसी से साथ में कनेक्ट है यहाँ पर ये हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, जैसे बोल दिया हल्दी घाटी कहाँ पर है, तो हल्दी घाटी आप लोगों को कहाँ पर नजर आएंगी, तो ये अरावली की रेंज जो राजस्थान में आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं यार कहाँ पर है, और खासकर जब बात करें जहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर कई सारी चीज नजर आएगी। और चेतक की समाधि जो है वो भी हल्दी घाटी में ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कल को थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली बायोफ्यूल जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में अगर कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कुछ यहां पर बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। एडिशनल इनकम जो होती है वो फार्मर को मिलेगी, रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट क्रूड ऑयल को, और इसी के साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन एनर्जी देखने को मिलेगी। ये यहां पर बोला गया है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3 एंड डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। यूपीएससी में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव नजर आएंगे और उसमें हमेशा सही स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो मैक्सिमम टाइम वो सही देखने को मिलेगी। नेशनल फ्यूल पॉलिसी हमारे देश में लेकर आएगी 2018 में, और बोला गया कि हमको इसके अंदर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है बेसिकली 20% 2030 तक का। ठीक है, हालांकि इसको बाद में बोला भी गया कि और अच्छे से इसको लेकर चलना है, पर लेकिन वही है, तो किसानों की इनकम बढ़ेगी, यहाँ पर इन्वायरमेंट को फायदा होगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो आगे बात करी जाए तो हमारी कंट्री में जो हम लोग खुद जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कम करेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पॉइंट्स इसलिए हैं क्योंकि आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकें, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं कि आंसर राइटिंग में भी आराम से आप लोग इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कल को अगर कोई क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा रहा जरूर बताना। और लास्ट जो वीक में भी मैंने आप लोगों से पूरी एक वीडियो डिस्कस की थी लगभग 2.5 घंटे की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो किस किस ने देखी है वो भी बताना, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पर चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें। यानी कि करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमेशा, और पीडीएफ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।